नमस्कार दोस्तों, आज फिर लेकर आई हूँ ग्रुप डी प्रैक्टिस सेट साइंस के प्रश्न जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये ग्रुप डी के लिए नहीं महत्वपूर्ण है, बाकी सारे पेपर के लिए ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोई भी वनडे एग्जाम हो और साइंस के प्रश्न न पूछे जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। हर एग्जाम में साइंस के एक दो प्रश्न जरूरी पूछे जाते हैं। ये सारे प्रश्न एनसीईआरटी बेस्ड है। तो चलिए देखते हैं प्रश्नों को। प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वायरस द्वारा मनुष्य को होने वाले रोगों के समूह को दर्शाता है। इनमें आपको बताना है, ऑप्शन दिए हुए हैं कि वायरस से फैलने वाले रोग कौन से हैं। तो पहले हम कुछ वायरस से फैलने वाले रोगों को जानते हैं, जैसे कि आपका खसरा है, पोलियो है, चिकन पॉक्स है, हिपेटाइटिस है, एड्स है, मम्पस है। ये रोग वायरस के द्वारा उत्पन्न होते हैं। अगला है आपका जीवाणु। जीवाणु के द्वारा टाइफाइड है, टीबी है, कुष्ठ रोग है, टिटनेस है। ये सब जीवाणुओं से उत्पन्न होने वाली बीमारियां हैं। कुछ प्रोटोजोआ के द्वारा होते हैं, जैसे आपका मलेरिया है, पायरिया है, काला जार है इत्यादि। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन पहला है खसरा, टाइफाइड, क्षय रोग। अभी आपको बताया गया टाइफाइड क्षय रोग जीवाणु के द्वारा होता है। दूसरा है आपका खसरा पोलियो वायरस से है, लेकिन टाइफाइड इनमें भी भिन्न है। तीसरा है आपका खसरा चिकन पॉक्स हिपेटाइटिस। ये आपका किसके द्वारा, वायरस के द्वारा फैलने वाला रोग है। तो इनमें हमारा ये सही गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, कभी कभी शारीरिक कार्य के पश्चात हमारी मांसपेशियों में क्रैम्प, ऐंठन, खिंचाव आते हैं। ऐसा होने का कारण क्या है, यानी किसके कारण हमारे शरीर में थकावट महसूस होती है। तो ऑप्शन में आपके हैं पायरुवेट का अल्कोहल में परिवर्तित होना, ग्लूकोज का लैक्टिक एसिड में परिवर्तित ना होना, तीसरा है ग्लूकोज का पायरुवेट में परिवर्तित ना होना, चौथा है आपका पायरुवेट का लैक्टिक एसिड में परिवर्तित होना। तो आपका इसमें से जो सही जाएगा ये आपका है पायरुवेट का सीधे लैक्टिक एसिड में परिवर्तित होना। यानी जब पायरुवेट का सीधे लैक्टिक एसिड में परिवर्तित हो जाता है तो हमारे शरीर में क्या, ऐंठन, खिंचाव, थकान महसूस होता है। किस कारण होता है, इनसे क्या होता है, इससे कोशिकाओं को पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा नहीं मिल पाती है। इस प्रक्रिया में क्या होता है, अनाक्षी श्वसन होता है, यानी ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में श्वसन होता है, जिससे क्या होगा, पायरुवेट डायरेक्ट लैक्टिक एसिड में परिवर्तित हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, इन सारे टॉपिकों पे पायरुवेट क्या है, लैक्टिक एसिड कैसे बनता है, ठीक है, श्वसन प्रक्रिया में, ये सब आपको इसके लिए अलग अलग से वीडियो बनाई जाएगी। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, जल से भरी बाल्टी की तली में सिक्का किस कारण से वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठा दिखाई देता है। यानी पूछा गया है, जल से भरी बाल्टी में कोई सिक्का है तो वो अपनी गहराई से ऊपर उठा क्यों दिखाई देता है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण, या प्रकाश के पूर्ण परिवर्तन के कारण, या प्रकाश के व्यतिकरण के कारण, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका जो सही जाएगा, इनमें आपका है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। यानी सिक्का जो पानी से भरे हुए बाल्टी का सिक्का है ऊपर दिखाई देता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। आकाश में तारों का टिमटिमाना, इंद्रधनुष का बनना, ये सब प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के पृष्ठ तल से प्लायन वेग का मान, यानी प्लायन वेग का मान पूछा गया है। तो प्लायन वेग होता क्या है, प्लायन वेग वह न्यूनतम वेग होता है जिससे फेंका गया कोई पिंड पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर चला जाए। वह वेग जिससे फेंका गया कोई पिंड जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है इससे बाहर चला जाए और पुनः वापस ना आए, उसे क्या कहते हैं, प्लायन वेग कहते हैं। तो पृथ्वी तल से प्लायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है, और जबकि चंद्रमा पर प्लायन वेग कितना है, 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। तो इनमें से जो हमारा सही जाएगा ये आपका पहला ऑप्शन है, पृथ्वी से पूछा गया, पृथ्वी तल से 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। चंद्रमा का ध्यान रखना, चंद्रमा का है 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न पूछा गया है, मानव में पोषक तत्वों की आवश्यकता, भोजन ग्रहण करने की विधि, यानी पोषक तत्वों की आवश्यकता है भोजन ग्रहण करने की विधि, और शरीर में इसका उपयोग विभिन्न चरणों में होता है। तो चरण आपके दिए हुए, इनमें बताना है कि किस चरण में होता है। तो पहला अवशोषण, निष्कासन, स्वांगीकरण, अंतर्ग्रहण और पाचन, ये 5 स्टेप दिए हुए हैं। तो पहले हम भोजन का क्या करते हैं, अंतर्ग्रहण करते हैं। सबसे पहले भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं, यानी भोजन ग्रहण करते हैं, जो कि मुंह से ग्रास नली और ग्रहस्नी द्वारा अमाशय में पहुंचता है। वहां क्या होगा, शरीर का पाचन होगा, कुछ एंजाइम मिलेंगे जो भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेंगे, वो क्या हो गया, पाचन हो गया। तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद भोजन पहुंचेगा छोटी आंत में, छोटी आंत में भोजन का अवशोषण होगा। उसके बाद क्या होगा, भोजन का अवशोषण होगा जिसमें कि जो अवशिष्ट पदार्थ हैं, ठीक है, और जो उपयोग है उनका अवशोषण हो जाएगा। उसके बाद भोजन का स्वांगीकरण होगा। स्वांगीकरण में जो
है, उपयोगी प्रोटीन है, वो हमारे शरीर के अन्य भागों में पहुंचेंगे। जो भी हम ले रहे हैं, कैल्शियम है, विटामिन हैं, वो हमारे शरीर के भाग में पहुंचेंगे। वो विधि आपका सांघीकरण कहलाएगी। उसके बाद अपशिष्ट पदार्थ का शरीर से बाहर निकलना निष्कासन कहलाता है। तो इसमें हमारा जो सही जाएगा ये आपका चौथा है। सबसे पहले अंतर्ग्रहण, फिर पाचन होगा, पाचन के बाद अवशोषण होगा, अवशोषण के बाद सांघीकरण, उसके बाद अवशिष्ट पदार्थ का शरीर से बाहर निकलना निष्कासन कहलाता है, यानी निष्कासन होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जंतुओं में से रोमेंथी यानी जिसे हम रोमिनेंट कहते हैं, जंतुओं का समुच्चय चुनिए। इनमें से कौन से रोमिनेंट जंतु हैं? पहला है भैंस, गाय, हिरन। दूसरा है आपका गाय, हिरन, कुत्ता। तीसरा है आपका बिल्ली, भैंस, हिरन। चौथा है भैंस, गाय, कुत्ता। इनमें से आपको बताना है कि रोमिनेंट का समूह कौन सा है, यानी किसमें रूमिनेंट पाए जाते हैं। रूमिनेंट का मतलब होता है सेलुलोज का पाचन, यानी जो जंतु सेलुलोज लेते हैं और वो पाचन करते हैं। तो उनमें क्या होता है, पहले वो भोजन ले लेते हैं, उसके बाद आपने देखा होगा कि कुछ जानवर हैं जो भोजन करने के बाद बैठे होते हैं तो अपना भोजन किया करते हैं, उन्हें कुछ लोग कहते हैं पागुर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये किन जंतुओं में पाया जाता है रूमिनेंट? तो नॉर्मल सी बात है कि उन्हीं में होगा जो क्या करेंगे, हरे घास खाएंगे। तो जैसे आपका है भैंस, गाय, हिरन, इनमें हमारा जो सही जाएगा वो पहला ऑप्शन सही है, क्योंकि दूसरे में कुत्ता है, कुत्ता घास नहीं खाते हैं। ठीक है, हरी घास या पेड़ पौधों का पार्ट नहीं लेते हैं। तो इनमें हमारा जो सही है वो पहला ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है, कोशिकाओं से संबंधित निम्नलिखित पदों पर विचार करिए। आपको विचार करना है। पहला क्रोमोसोम्स दिया है, जीन, न्यूक्लियोलस यानी केंद्रिका, राइबोसोम्स। इनमें से कोशिका के केंद्रक के भाग हैं। आपको बताना है इनमें से कोशिका के केंद्रक में क्या पाए जाते हैं। तो क्रोमोसोम पाया जाता है, जीन पाया जाता है और न्यूक्लियोलस, यानी केंद्रक क्या है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता ही है और क्रोमोसोम्स में जीन उपस्थित होते हैं। तो इसमें हमारा जो सही जाएगा ये आपका ऑप्शन है क्रोमोसोम्स, जीन और न्यूक्लियोलस, यानी 1, 2 और 3। कौन कौन सा सही है? 1, 2 और 3 क्रोमोसोम्स, जीन और न्यूक्लियोलस पाए जाएंगे किसके अंदर, केंद्रक के अंदर। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है, कॉलम दिए हैं, 2 कॉलम, उनमें मिलान करना है। तो पहला आपका है लैक्टोबैसिलस, प्रोटोजोआ, राइजोबियम और वायरस, विषाणु। ये 4 दिए हैं और आगे कॉलम में आपका किसका क्या काम है दिया हुआ है। तो चलिए मिलान करते हैं। पहला आपका है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस के द्वारा क्या होता है, दूध का दही में लैक्टोबैसिलस की वजह से जमता है। और दूसरा आपका है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के द्वारा अभी बताया गया कि मलेरिया होता है। ठीक है, तीसरा है राइजोबियम। राइजोबियम के द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। और चौथा आपका वायरस है, वायरस के द्वारा एड्स होता है। तो ए का 4 और बी का 3। 1 का 4, 1 सेकेंड, 1 का 4 और बी का आपका 3 है। कौन सा ऑप्शन जाएगा? और सी का आपका 1 है। तो आपका इसमें जो सही जाएगा ये ऑप्शन है आपका सी। कौन सा सही जाएगा? सी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, निम्न के लिए सोनार यानी निम्नलिखित के लिए सोनार तकनीकी काम में ली जाती है। शायद पे मिस्टेक हुआ, कम लिखा है, यहाँ पे काम होगा, काम में ली जाती है। पहला, जल में स्थित पिंडों की दूरी, दिशा और चाल नापने के लिए। दूसरा है वायु में स्थित पिंडों की दूरी, दिशा और चाल नापने के लिए। चौथा है जल में स्थित पिंडों की दूरी और दिशा नापने के लिए। तो देखिए इनमें से कौन सा सही जाएगा। तो सोनार का उपयोग हम किस लिए करते हैं? जल में स्थित पिंडों की दूरी, दिशा और चाल नापने के लिए। किस लिए करते हैं? जल में स्थित पिंडों की दूरी, दिशा और चाल नापने के लिए हम किनका उपयोग करते हैं? सोनार का उपयोग करते हैं। सोनार में किस तरंगों का उपयोग किया जाता है? परासर्प तरंगों का। किसका? परासर्प तरंगों का। और सोनार क्या है? साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। क्या है? साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। आपका लास्ट प्रश्न है, पोर्टलैंड सीमेंट में, ठीक है, CaO और SiO2 का संघटन प्रतिशत बताना है। तो इसमें कितना प्रतिशत होता है? इसमें आपका होता है 60 से 68% और 17 से 24%। कितना होता है? 60 से 68% और 17 से 24%। ये इतने प्रश्नों का सेट था, ठीक है, जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखने के लिए धन्यवाद।